हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम प्योरली मेंटेनेंस पर बात करेंगे। एक ऑर्डर अभी रिसेंटली आया है, उसका मैं हवाला लेते हुए आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। देखो, होता क्या है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। पत्नी आपके साथ रही है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि आपको 50,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है, लेकिन वो अपनी पिटीशन में लिखती है मेरे पति की सैलरी तो 1 लाख रुपये है। फिर उसके आगे वो लिखती है मेरा पति प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। फिर उसके आगे वो लिखती है उसकी खेती बाड़ी से भी आया है। इस प्रकार से मेरा पति कुल मिलाकर के 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह कमा लेता है। ये जनरल स्टेटमेंट है जो कि 90% पिटिशंस में आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी इनकम को 5 गुना बढ़ा करके दिखा देना, लेकिन वास्तविकता ऐसी होती नहीं है। अब ऐसे में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो पत्नी ने आपकी इनकम बताई, कोर्ट उसको एज इट इज कंसिडर नहीं कर सकता जब तक कि पत्नी उसका कोई प्रूफ ना दे दे। अब अगर आप कोर्ट में कहते हैं कि साहब ये सब कुछ झूठ बोल रही है, मेरी ऐसी कोई इनकम नहीं है, मेरा सिर्फ वेतन आता है, वेतन 50,000 रुपये प्रति माह आता है और वेतन के अतिरिक्त मेरी कोई भी अन्य आय का साधन नहीं है और ये रही मेरी सैलरी स्लिप। अब कोर्ट को जो सैलरी स्लिप आपने दी है केवल वही फिगर लेना पड़ेगा। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि पत्नी ने जो बोल दिया उन सब चीज़ों को कंसिडर कर ले। या तो उसका प्रूफ दे तब कंसिडर कर सकता है, प्रूफ ना दे तो केवल आपकी सैलरी ही कंसिडर होगी। अब यहां पर इसी संदर्भ में आपको एक मामला बताना चाहूंगा। एक मामला आया हमारे एक क्लाइंट का, उनका यह कहना था कि साहब मेरी सैलरी थी 1,05,000 रुपये और सैलरी स्लिप मैंने लगा दी थी। पत्नी ने मेरी इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा के बताया हुआ था, जो कि सत्य नहीं है और ना ही उसने इसका कोई प्रूफ दाखिल किया था। और जब नीचे की कोर्ट में एंट्री मेंटेनेंस पे बहस हुई और उसके बाद एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ तो 40,000 रुपये प्रति माह ऑर्डर कर दिया गया, जबकि मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, केवल वाइफ है। अब आप बताओ आपका क्या सोचना है, कमेंट में बताना। क्या 40,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस सही है? 1,05,000 रुपये पे आपने देखा होगा 20% जनरली कोर्ट मेंटेनेंस लगाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में कहा था कि भाई 25% तक मैक्सिमम जाना चाहिए, उतना रीजनेबल है, वहां तक आप जा सकते हैं। तो यानी मैक्सिमम भी जाते तो भी 25,000, अदरवाइज 20,000, यानी 20 से 25,000 के बीच की एक फिगर होनी चाहिए थी। जस्ट डबल हो गया 40,000। अब आप सोचिए 40,000 के हिसाब से साल भर का एरियर ही 5 लाख करीबन बैठ जाएगा। अब वो बंदा मुझे कॉल करता है कि साहब ये मेरी परिस्थिति है, क्या इस परिस्थिति में मुझे इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए? तो मैंने पूरा बैकग्राउंड पहले चेक किया। पूरे बैकग्राउंड को चेक करने के बाद देखा कोर्ट ने इनकम कैसे ले ली आपकी, क्योंकि आपने सैलरी स्लिप लगाई है, उसमें 1,05,000 है, उससे ऊपर तो कोर्ट नहीं जा सकता था। और पत्नी ने कोई प्रूफ और किसी इनकम का आपकी दिया नहीं है। अब 1,05,000 ही अगर आपकी इनकम कंसिडर करिए तो उस पर 40,000 तो बिल्कुल निहायत ही गलत है। आपको इसे 100% चैलेंज करना चाहिए और 100% रिलीफ के आपको यहाँ पर चांसेज हैं कि आपका जो मेंटेनेंस है वो 40 से घट के 25 हो जाए, 22 हो जाए, 20 हो जाए, होने के पूरे चांसेज हैं। तो ऐसे में आपको डेफिनेटली इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए, विद इन द टाइम चैलेंज करना चाहिए। दूसरी चीज, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इसको चैलेंज करूंगा तो कोर्ट मुझे बोलेगा कि आप एक पैसा जमा करो, 50% जमा करो, 70% जमा करो। देखो एक बात समझो भाई, ये तो हो नहीं सकता ना कि आप चैलेंज करो आपका 40,000 जो मेंटेनेंस है वो जीरो हो जाए। होगा तो 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कुछ तो रहेगा। अगर कोर्ट आपको कहता है कि कुछ पैसा जमा करो, आप कोर्ट को कहते हो ठीक है सर मैं 25% जमा करने को रेडी हूं, आपने 25% जमा कर दिया, आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई, तो जो पैसा जो भी वट एवर अमाउंट आपने जमा करी है वो तो आपकी एडजस्ट ही होनी है, वो कोई आपका एक्स्ट्रा थोड़ी ना चला गया। अब अपील में मान लो वो कम होकर के 25,000 रुपये महीना हो जाता है, तो 25,000 रुपये के हिसाब से जितने महीने का बनेगा वो जो आपने जमा कर दिया वो उतना एरियर आपका डिपॉजिटेड है, तो वो तो एडजस्ट ही हुआ। तो इसलिए उसमें कोई आपका नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ पैसा आपको स्टार्टिंग में जमा कराना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बेहतर है, क्योंकि अभी 5 लाख रुपए सालाना आपका जा रहा है, फिर अगर कम हो जाता है तो आपका 2.5 लाख रुपए सालाना जाएगा, तो 2.5 लाख रुपए एक साल के आपने बचा लिए। तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, कैलकुलेशंस सही होनी चाहिए आपके हमेशा। अब इसके विपरीत कोई व्यक्ति मुझे अगर आकर ये कहे कि साहब मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, 15,000 रुपये मेरा मेंटेनेंस बंधा है और मैं देना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैंने तो पत्नी को निकाला नहीं है, वो खुद से गई है, अब क्या मैं इसे चैलेंज करूं? अब यहां मेरा कथन होगा कि भैया चैलेंज मत करो। फिर वो बंदा मुझसे इमोशनली बहस करेगा, सब मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया, मैंने थोड़ी निकाला, खुद से चली गई थी, मेरे पर रिकॉर्डिंग है, मेरे पे ये है, मेरे पे वो है। लेकिन आपको पता है एंट्री मेंटेनेंस में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो पत्नी की इनकम रखती है। इनकम है पत्नी की तो उस पर विचार किया जाएगा कि आपको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर पत्नी की कोई इनकम नहीं है, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, 15,000 रुपये मेंटेनेंस बंधा है, तो भूल के भी मत जाओ, कोई कम होने के चांसेज नहीं है। उल्टा पत्नी आपकी रिवीजन को देख के एक रिवीजन और लगा देगी बढ़ाने के लिए, बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे, घटने के तो नहीं है। 1 लाख पे 15% ही तो लगा है मेंटेनेंस, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है 25% तक आप जा सकते हैं।
तो आपको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि एंट्री मेंटेनेंस का आपका ऑर्डर हो गया, आपने उसे चैलेंज नहीं किया, आपने 6 महीने चैलेंज नहीं किया और 6 महीने जो ऑर्डर हुआ था उसी के अनुसार आपका बहुत सारे एरियर बन गया। अब आप कहते हो साहब मैं चैलेंज करूं, अब चैलेंज करने के लिए आपके पास जो समय था वो तो निकल चुका है। अब अगर आप चैलेंज करेंगे भी तो आपको पहले डीले कंडोन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर वो आपकी एक्सेप्ट होगी तो फिर आपको सुना जाएगा और एरियर भी चूंकि आपका बढ़ चुका होगा तो पैसा भी आपको ज़्यादा जमा कराना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो विद इन द टाइम चैलेंज कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। एक पहलू और समझाता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी एक रिसेंट मेरे पे मामला आया जिसमें उसने बोला, लड़के ने, कि साहब मेरा मेंटेनेंस का केस खत्म हो गया, फाइनल हो गया, एक अमाउंट बन गई, एरियर बना हुआ था। पत्नी ने एक एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया। एग्जीक्यूशन में मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप पैसे दीजिए। मैं हालांकि अभी तक अपीयर नहीं हुआ, पर मेरे को बताया जा रहा है जो मेरे काउंसिल है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं पैसे नहीं देना चाहता साहब, मैं तो एग्जीक्यूशन में रिप्लाई फाइल करूंगा, मैंने तो अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, ये पूरे तरीके से इररिलेवेंट है। एग्जीक्यूशन में क्या रिप्लाई फाइल करेंगे आप? कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का। एग्जीक्यूशन होता क्या है? व्हाट इज एग्जीक्यूशन? किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन क्या है कि एक आदेश पारित हो चुका है, कोर्ट को ये कहा जा रहा है साहब इस आदेश की पालना करवाई जाए। आपका कोई केस नहीं चल रहा है कि जाके आप एविडेंस देंगे, रिकॉर्डिंग देंगे। ऐसे भी बहुत मामले आते हैं, साहब मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मैं एग्जीक्यूशन में जाके वो दिखाऊंगा। वो दिखानी थी तो आपने अपने केस में दिखानी थी। जब आपका एक बार केस डिसाइड हो जाता है, वहां से एक अमाउंट फिगर आ जाता है, अब उस आदेश की आपकी पत्नी कोर्ट से परिपालना करवा रही है, कह रही है परिपालना करवाओ। उसमें कोई केस नहीं चलना आपका। आप जब भी जाओगे कोर्ट में, कोर्ट कहेगा पैसा जमा कराओ, वरना आपको रिकवरी वारंट इशू करेगा, अरेस्टिंग वारंट इशू करेगा, जो भी उसको मेजरमेंट लेने हैं या आपकी सैलरी को अटैच करेगा, या जैसे भी करके वो पैसा पत्नी को दिलवाएगा। वो कोई केस नहीं है कि आप सोचो कि मैं उसमें एक जवाब दाखिल कर दूंगा तो उससे कुछ हो जाएगा। कर दो जवाब दाखिल, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए सही चीज को देखो। एग्जीक्यूशन का मतलब है आपको देर सवेर जाकर के पैसा देना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि एग्जीक्यूशन में केस नहीं लड़ा जाता। तो कई लोग जो मेरे को पूछ रहे थे कि साहब क्या मैं डॉक्यूमेंट फाइल कर दूं, ये फाइल कर दूं, कर दो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपका लोअर कोर्ट में यानी फैमिली कोर्ट में केस चल रहा होता है, 125 सीआरपीसी का, 144 बीएनएसएस में या डीवी एक्ट में मेंटेनेंस चल रहा होता है, उस समय पर सही से लड़ना, उस समय पर सारी चीजें प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। वहां आपने ढिलाई छोड़ दी, वहां आपने एविडेंस दिए नहीं, मेंटेनेंस आपको ऑलरेडी बन चुका है, फाइनल हो चुका है केस, एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं होगा पैसे देने के अलावा। तो उम्मीद करता हूं आपको ग्राउंड रियलिटी इन चीजों की समझ में आ गई होगी और इनको नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव लें, क्योंकि इन चीजों को बताने का उद्देश्य यह है कि आप जब इस स्टेज पे पहुंचे तो आपको सब कुछ क्लियर हो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या चीजें आप नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, सोच पर प्रहार चैनल पर मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप अभी तक मेंबर नहीं है और सोच पर प्रहार चैनल के मेंबर बनके फ्री वीडियोज के अलावा बाकी की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो सोच पर प्रहार चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।